नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं उन पर भी कर्ज है। दोस्तों, आज पैदा होने वाले बच्चों पर भी लगभग 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। अब आप सोच सकते हैं कि देश के क्या हालात हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां या जो सर्वे करती हैं, जो फाइनेंशियल सर्वे रखती हैं पूरे दुनिया की, उनके द्वारा भी चेतावनी पर चेतावनी जारी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत अपनी जीडीपी के बराबर, लगभग बराबर कर्ज ले चुका है या ले रहा है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि ये बात आपके अमृतकाल वाले मोदी जी, जो आजकल राम राज्य में बिजी हैं, व्यस्त हैं, वो या फिर सरकार तो मानेगी नहीं। लेकिन देश के हालात कुछ इस तरह बन रहे हैं कि कहीं भारत भी श्रीलंका न बन जाए, कहीं भारत भी श्रीलंका के रास्ते पर न चला जाए, कहीं भारत के हालात भी श्रीलंका जैसे ना हो जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही किसी देश का कर्ज उसके जीडीपी को टच करता है या क्रॉस करने लगता है, वो डिफॉल्टर की कंडीशन में आ जाता है, जो श्रीलंका का हुआ। एक आम धारणा है कि जीडीपी का 70% तक कर्ज कोई देश ले तो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यानी उस देश में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, देश की इज्जत मान मर्यादा के लिए अच्छा होता है। और यहां तो आप समझ सकते हैं जीडीपी के बराबर कर्ज पहुंचा दिए नरेंद्र मोदी ने। अब मोदी से कोई पूछे कि भाई मनमोहन सिंह के ज़माने तक या नहीं, कुछ तो जो हालात अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में था, उस समय तक के हालात तक का पहुंचाते, कहां से पहुंचाएंगे? लेकर तो खा चुके, कहां से लाएंगे? ये बहुत गंभीर मसला, ये इतना आसान, इतना छोटा, इतना साधारण मसला नहीं है मेरे दोस्त, जिसे इग्नोर किया जा सके। इस मसले को, इस मुसीबत को, इस परिस्थिति को गोदी मीडिया भी दबा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी अपने इवेंट के नीचे भी इस मुसीबत को नहीं दबा सकते, क्योंकि ये पूरे देश के लिए खतरे की बात है। चाहे तो भी नरेंद्र मोदी इस कर्ज के मामले को, इस कर्ज के मसले को जो लेकर खा गए या क्या कर दिए, ये तो पता नहीं, बताने के लिए तैयार नहीं, मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं, बोलने के लिए तैयार नहीं, तो संसद में बोलेंगे नहीं, सड़क पर बोलेंगे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, लोगों के सवालों का सामना करेंगे नहीं, मन की बात आएंगे, करेंगे, झूठ बोलेंगे, चले जाएंगे। आप और हम अपने अपने तरीके से एनालिसिस करते रहेंगे, खोज करते रहेंगे कि नरेंद्र मोदी सच क्या बोला। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी सच नहीं बोलते, उनके सच को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, और उस झूठ में से क्या आप निकालोगे? झूठ में से झूठ ही निकलेगा क्या? उस पर रिसर्च क्या होगा, उस पर खोज क्या होगी? और अपने उस झूठ को इवेंट से, गोदी मीडिया से, डाबर मीडिया से दबाने की कोशिश करते हैं, ये आप भी जानते हैं। अब सवाल उठता है मेरे दोस्त कि इतना कर्ज अगर लेकर के नरेंद्र मोदी खा गए, पचा गए, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कर्ज क्यों लिया? और नरेंद्र मोदी के आने पर 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्ज था। नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के कामों पर सबसे बड़ा सवाल अगर कुछ उठा रहे थे तो उनमें से प्रमुख यह भी था कि मनमोहन सिंह कर्ज ले रहे हैं, भारत कर्ज में डूबता जा रहा है, भारत का रुपया गिरता जा रहा है, वगैरह वगैरह। खैर, वो तो बहुत कुछ था, उन पर नहीं जाते हैं। 55 लाख करोड़ था भारत पर कर्ज। नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने जमकर कर्ज लेना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उभर कर आती है, आपके मन में सवाल होगा, या नरेंद्र मोदी सामना करे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो वो भी जो सवाल खड़ा करेंगे, वो भी पूछेंगे ही, वो तो आते नहीं, लेकिन अगर पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि भाई कर्ज आपने क्यों लिया?
चलिए, क्यों बाद में कर्ज लेने की क्या जरूरत है, वही है सवाल। कर्ज आपने क्यों लिया, कर्ज लेने की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ी बात, क्या बगैर कर्ज का भारत की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती थी? यह बात एक सवाल है। तो मेरा मानना है कि चल सकती थी, और यह मेरी भाषा में नहीं है, यह नरेंद्र मोदी की ही भाषा में है। नरेंद्र मोदी ही बताते रहे हैं, आरएसएस यानी चड्ढी गैंग ही बताता रहा है, भारतीय जनता पार्टी यानी यही लोग बताते रहे हैं कि भारत को कर्ज की जरूरत नहीं है। इनके दलाल बताते रहे हैं, जो इनके लिए वोट मांगे, बहुत से भगवा दलाल भगवा पहनकर इनके लिए जो वोट मांगे, वो भी यही बताते रहे हैं कि भारत को कर्ज की तो जरूरत ही नहीं है। और बात तो सही है। चलिए, कैसे भारत को कर्ज की जरूरत नहीं थी तो नरेंद्र मोदी ने कर्ज लिया, क्यों लिया? अब पहले सवाल का जवाब, क्या सचमुच भारत को कर्ज की जरूरत नहीं थी? मैंने कहा कि यही लोग बताते थे नहीं थी, और अभी अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं भी यही कहूंगा कि भारत को कर्ज की जरूरत नहीं थी। 1 रुपए, 1 नए पैसे भारत को कर्ज की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत की गद्दी पर बैठे, जो वादा करके आए थे कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, जहां भी काला धन है उसे लाएंगे, ठीक है, और 15-20 लाख तो हर आदमी को यूं ही मिल जाएंगे, ठीक है। इतनी बातें तो उन्होंने कही थी। अगर हम 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे अगर जुमला मान लें, तो क्या काले धन का होना भी जुमला था? वो तो जुमला नहीं था, वो तो सच था, वो तो सही है, वो तो सच है, और वो सामने दिखता है, आगे प्रमाण में बताऊंगा। तो जब भारत का काला धन इतना था जितना कि वो अपना कर्ज चुकाने के बाद अगर 3 गुना 4 गुना कर्ज होता तो भी कर्ज चुका लेता, अगर इतना काला धन भारत का था। विदेशों में इनके ही दलालों के द्वारा जो कहा गया, जैसे कान्या रामदेव है या रविशंकर है या ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने आपको सपने दिखाए, बताए, इनके कहने पर ही ये आरएसएस ने वही बात फैलाया कि काला धन 400 लाख करोड़ के आसपास काला धन विदेशों में जमा है, देश और विदेश में मिला करके। चलो ठीक है, अगर मान लीजिए कि 100 लाख करोड़ देश में था तो लगभग 300 लाख करोड़ तो विदेशों में रहा ही होगा, ठीक है। अगर नहीं रहा होगा उतना, चलो मानते हैं कि लोगों ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, लगभग 100 लाख करोड़ तो जरूर रहा होगा विदेशी बैंकों में काला धन। वो तो दिख रहा है, वो तो प्रमाणित है, आगे बताऊंगा। तो अगर नरेंद्र मोदी जैसा कि वादा किए थे, भारत की गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देते, यही एक रास्ता है। और इसी तरह के रास्तों से दूसरे देश अपने देश का काला धन अपने देश में लाए। 2 रास्ते होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और दूसरा संसद के आदेश पर। संसद अगर यह घोषित कर देता, नरेंद्र मोदी अगर यह काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराने का बिल लाते, कोई विरोध नहीं करता, पास भी हो जाता, क्योंकि कौन अपने आप को चोर कहलवाता, सीधे सीधे, भले ही अंदर से हो चोर, तो कोई नहीं विरोध करता, संसद में पास हो जाता। और वो काला धन देश को, जिन देशों में जहां भी जिन बैंकों में है, उन्हें तुरंत भारत को वापस करना पड़ता, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी हील हुज्जत के। वो पैसा भारत को आ जाता, भारत को आता यानी भारत सरकार के पास आ जाता। तो मान लीजिए सबको छोड़ देते हैं, अगर 100 लाख करोड़ ही भारत का ब्लैक मनी दूसरे देशों में जमा था, तो 55 लाख करोड़ तो चुटकी में तुरंत आता और तुरंत नरेंद्र मोदी उनको दे देते। जो कर्ज था 55 लाख करोड़ चुका देते। अब जैसे ही कर्ज चुका देते तो उसका ब्याज जो देश भर रहा है खत्म हो जाता, ठीक है। बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, यह रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत साधारण सा, आराम से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि कर्ज अगर चुक जाता तो ब्याज नहीं देना पड़ता। ब्याज देने के लिए भी भारत कर्ज लेता है, ब्याज जब नहीं देना पड़ता तो कर्ज भी नहीं लेना पड़ता। समझ गए? इतनी बात तो आसानी से आप समझ ही गए होंगे और दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो अगर 100 लाख करोड़ ही 15-20 लाख नरेंद्र मोदी, जुमला हम भी मान लेते हैं, छोड़ो जाने दो, नहीं दें, और नहीं दिए तो नहीं दिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते तो देश में तत्काल वो पैसा ऑन द स्पॉट उन बैंकों को, हमारे भारत के बैंकों में भेजना पड़ता, सरकार के पास भेजना पड़ता, आरबीआई के पास भेजना पड़ता। यह उसकी प्रतिबद्धता थी। या तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे तो, और या तो संसद में पास हो तो। संसद में नरेंद्र मोदी पास करवा सकते थे और वो पैसा आ जाता। कर्ज
खत्म हो जाता, उसके पास भी उसके बाद भी 55 लाख करोड़, अगर मान लीजिए मैंने कहा 100, ये 300-400 लाख के सपने दिखा रहे थे विदेशों में कर्ज है, 100 लाख करोड़ भी था तो 55 लाख करोड़ कर्ज तो तुरंत खत्म हो जाता। जो महीने का ब्याज जा रहा है वो देना बंद हो जाता, बाकी 45 लाख करोड़ जब बचता हमारे पास, बाकी विकास के लिए वो काम आता। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब गद्दी संभाली, जब उनके पास, पहले तो बोलते थे कि मेरे हाथ में लिस्ट है, सबको जेल में डालूंगा, एक एक पाई वसूलूंगा, वही बोल रहे थे ना। तब ये बोल रहे थे, तब शगुफा बोल रहे थे, लेकिन जब गद्दी पर बैठ गए तो लिस्ट तो इनके हाथ में आ गई। ठीक है, तो इन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किए तीसरे दिन 27 मई को इन्होंने एसआईटी का गठन किया और सुप्रीम कोर्ट में केस के रूप में जो एसआईटी इन्वेस्टिगेट करेगी, जो मिलेगा उसको वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगी, ऐसा, और वो भी बंद लिफाफे में। ठीक है, ये कर दिया। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी को जब लिस्ट मिली और जब 300-400 लाख करोड़ रुपया दिखा उनके सामने, तो गुजराती भाई हैं, लालच आ गई, व्यापारी हैं, वो कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, तो उनके खून का व्यापार जाग गया। उन्होंने उस पैसे को दबा दिया, सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका रहेगा, बंद लिफाफे सबमिट करते रहेंगे, किसी का नाम उजागर नहीं करेंगे और हर आदमी को ब्लैकमेल करके 50-50 कर लेंगे। यही नरेंद्र मोदी ने किया। अब आप सोच के बताइए कि कर्ज लेने की क्या जरूरत थी, यानी कर्ज लेने की भारत को जरूरत नहीं थी। यह सच है। पहली बात तो यह क्लियर हुआ कि भारत को कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी। अगर उसका पैसा जो विदेशों में जमा था, जैसे दूसरे देश ले गए अपने अपने संसदों से पास करवाकर, अगर वैसे ही नरेंद्र मोदी संसद में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करवा देते तो वो पैसे आ जाते, कर्ज भी खत्म हो जाता, 1 रुपए का कर्ज भी भारत पर नहीं रहता और हमारे विकास के लिए भी काम आता। अब इसका एक और बहुत बड़ा पहलू है मेरे दोस्त, किसी देश की इकोनॉमी को, मतलब किसी देश की करेंसी को डिवैल्यूएशन कैसे किया जाता है? कर्ज के नाते, कर्ज के बल पे, कर्ज से। जो देश जितना ज्यादा कर्ज लेगा उसके देश की करेंसी का उतना ही डिवैल्यूएशन होगा, मतलब कम मूल्य उसकी करेंसी का आंका जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि अगर भारत 55 लाख करोड़ ऑन द स्पॉट फेंक देता बाजार में, यानी विदेशों का कर्ज चुका देता, उस समय जब नरेंद्र मोदी आए, जो सपना दिखाए थे, जो हम माने थे, जिसके लिए हम जैसे लोगों ने वोट दिया था, अगर कर देते तो अब आप सोच के देखिए, जब भारत पर कर्ज नहीं होता तो भारत के रुपए का मूल्य जो है बढ़ जाता। कितना बढ़ता? जब भारत पर 1 पैसा भी कर्ज नहीं होता तो भारत का 1 रुपया इज इक्वल टू $1 होता। यह कोई सपना नहीं था, यह सच था। नरेंद्र मोदी ने देश से गद्दारी की, धोखा दिया, जिसके कारण वो सपना पूरा नहीं हुआ। जो सपना भारत स्वाभिमानियों ने देखा था, इस काने राम ने लोगों को दिखाया था, वो झूठ नहीं था, वो सच था। वो सपना नरेंद्र मोदी ने पूरा नहीं किया, धोखा दिया देश को, देश से गद्दारी की, काले धन को अंडरग्राउंड कर दिया एसआईटी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे सबमिट करते रहे, देते रहे, आज तक पता नहीं चला कि किसका कितना काला धन है। क्यों? आप जानते हैं? आपको जानकर हैरानी हो गई कि सारा का सारा, मतलब 80% ब्लैक मनी सिर्फ गुजरातियों का था। और आपको यह भी याद होगा कि एसआईटी के बाद नरेंद्र मोदी ने 3 नामों का डिक्लेरेशन भी किया था, 3 नाम सामने भी लाए थे कि देखिए इनके पास कर्ज है, वो भी गुजरात के ही थे। और उनके नामों को दबाने में नरेंद्र मोदी के पसीने आ गए, नीचे से ऊपर तक। अंत में दबा दिया और सुप्रीम कोर्ट से यह भी कह दिया कि आज के बाद सामने से कुछ नहीं बताऊंगा कि किसके पास कितना काला धन है। अब बताते तो कैसे बताते? अपने ही भाइयों का नाम, अपने ही चोर गुज्जुओं का नाम कैसे बताते? सारे गुजरातियों के बारे में यह बात नहीं कह रहा हूं, कोई इसे गलत तरीके से ना ले। इसका अर्थ है जो चोर हैं, जो चोर गुजराती हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी हो गए, हो लिए कि भाई तेरे पास इतना पैसा है काला धन, चल हम तेरे साथ हैं। ठीक है, तो यह साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति इसलिए घोषित नहीं किए क्योंकि उनमें सारे नाम, 80% नाम गुजरातियों के थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर वो पैसा भारत के पास आता तो भारत का विकास होता, भारत का $1 1 हो जाता, भारत के रुपए का मूल्य 1 हो जाता, भारत का सारा कर्ज खत्म हो जाता, भारत विकसित देश कहलाता, भारत को कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन
ऐसा नहीं हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी उस पैसे को अंडरग्राउंड कर लिए और उसी पैसे से देश को खरीदने का इरादा बना लिए, देश को गुलाम बनाने का, अपना गुलाम बनाने का इरादा बना लिए, इसके लिए उसे अंडरग्राउंड कर लिए। अब डील क्या हुई? जिनके पास काला धन था उनसे विदेशों में जमा, जिनके पास काला धन था, नरेंद्र मोदी उनको बुलवाए, फोन किए, जो भी ईडी भेजे, सीबीआई भेजे, जो भी किए, अंडरग्राउंड तरीके से, नॉट इन फ्रंट, अंडरग्राउंड तरीके से उनसे डील किया कि भाई तेरे पास 1000 करोड़ है तो 500 करोड़ दे दे और 500 करोड़ छोड़ देता हूं, तू अपने पास रख। थे तो उनके भाई ही, गुज्जू भाई ही, उनसे ही डील करनी थी। 80% तो वही थे, थोड़े बहुत जो दूसरे थे उनसे भी यही डील हुई कि 50% तू रख ले, 50% दे दे। अब 50% उस काले चोर के पास रह गया जिसके नाम से वो जमा था विदेशों में, और 50% लेकर के नरेंद्र मोदी विनोद अडानी जैसे चोरों के नाम, या मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी वगैरह वगैरह, जिनको माइग्रेट करके यहां से ले जाकर के नरेंद्र मोदी दूसरे देशों में बसाए, उनके नाम से ट्रांसफर करवा दिया। ठीक है, अब वो भी ऐश करने लगे और उस पैसे को वहां दबा लिया। जितना काला धन था, मान लीजिए हम ज्यादा नहीं मानते, 100 लाख करोड़ ही मानते हैं, तो 50 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी को मिल गया, जबकि वो 300-400 लाख करोड़ की बात है, वो लोग ही कहते थे उनके अनुसार, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए मैं मान रहा हूं। तो 50 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी को मिला, तो अपना उससे देश को खरीदने निकल पड़े। तो पहली बात तो यहां क्लियर हो गई मेरे दोस्तों कि भारत को कर्ज की जरूरत नहीं थी। राइट, भारत को कर्ज की कभी जरूरत नहीं थी अगर उसका काला धन सरकारी तौर से संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करवा करके अगर वापस लिया गया होता तो भारत को काले कर्ज की जरूरत नहीं होती। यह बात यहां खत्म हो गई। उस काले धन में 50% बंटवाकर नरेंद्र मोदी, अडानी और विनोद अडानी जैसे लोगों के पास, या जो भारत के चोर हैं या भारत के डाकू हैं जो भारत छोड़कर भागे हैं या भारत में से माइग्रेट करके नरेंद्र मोदी वहां बसवाए हैं किसी दूसरे देश में, उनके पास उनके नामों से ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, स्टे। अब वहां छोड़ दीजिए उस बात को, फिर से आ जाते हैं कि भारत का काला धन भी भारत को नहीं मिला, वो कुछ माफिया टाइप के, अडानी टाइप के लोगों को देने के लिए और भारत के को इनडायरेक्टली मोडानी के जरिए खरीदने के लिए नरेंद्र मोदी ने वो व्यवस्था की। तो अब आइए इधर, भारत को कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी। राइट, ये तो क्लियर हो गया, साफ हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार या नरेंद्र मोदी मंच पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जवाब दें। मैं जानता हूं नहीं देंगे क्योंकि सच यही है। ठीक, उन्होंने ब्लैक मनी को दबा दिया, भारत को कर्ज की जरूरत नहीं थी। अब भारत कुछ और होता, भारत अब कुछ और है। ठीक है, इतने से भी नरेंद्र मोदी का पेट नहीं भरा, क्योंकि भारत को विकास करने की जरूरत हर देश को पड़ती है। जब विकास करना है तो उसके लिए कर्ज की जरूरत पड़ती है, और वो कर्ज लेना जारी रहा। नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकार 70 साल में 55 लाख करोड़ कर्ज दूसरी सरकारों ने, सभी सरकार, कांग्रेस सहित और दूसरी सरकारें रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की भी 5 साल सरकार रही, सब मिला के 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था। नरेंद्र मोदी अकेले 100 लाख करोड़, नहीं माफ कीजिएगा, 150 लाख करोड़, मतलब 150 लाख करोड़ कर्ज ले लिया। किस लिए, क्यों? अब सवाल उठता है कि कर्ज, पहले तो कर्ज की जरूरत नहीं थी, चलिए नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया, गद्दारी की, देश को नहीं, देश काले धन को देश में नहीं आने दिया, अंडरग्राउंड किया, उसका उपयोग कर रहे हैं अब देश को खरीदने के लिए, जो मैं अब आगे मैं बताऊंगा। तो ये तो गया। अब आता है कि अगर चलिए पैसा नहीं आया, काला धन नहीं आया देश को कर्ज लेने की, लेकिन इतना ज्यादा कर्ज लेने की, 3 गुना ज्यादा, 70 साल में जितना कर्ज लिया गया था उसका 3 गुना नरेंद्र मोदी ने 10 साल में कर्ज ले लिया, 150 लाख करोड़, 3 गुना। तो क्या किया? अब देखिए, महंगाई से भी आपको राहत नहीं मिली। मान लीजिए कर्ज लिए होते और महंगाई को कम करने में उसमें लगाते, वो भी नहीं मिली। आपको सब्सिडी वगैरह जो मिलती थी, चाहे बीज पे, चाहे खाद पे, चाहे पानी पे, बिजली पे, या फिर गैस सिलेंडर पे, घरेलू या जो भी सब्सिडी जहां भी, या राशन कार्ड से जो मिलता था, सब कुछ, जो भी सब्सिडी जहां मिलती थी सबको नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। ठीक है, उसका भी पैसा उनको बचा। ओके, महंगाई और खास करके स्पेशली पेट्रोल और डीजल का दाम को बेच के, पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच करके नरेंद्र मोदी ने एक ह्यूज,
यानी सरकार ने एक ह्यूज अमाउंट कमाया, वो भी पैसा सरकार के पास आया। ठीक है, किसी को कोई राहत नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं। अगर काम हुआ होता तो रोजगार लोगों को मिलता, इसका मतलब काम भी नहीं हुआ। प्रोडक्शन, विकास, इंडस्ट्री, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। होता तो लोगों को काम मिलता, लोगों को काम नहीं मिला, बेरोजगारी बढ़ी। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, ये पैसे जो 150 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी लिए तो गए कहां? दूसरा सवाल बड़ा। पहली बात तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी, उसको क्लियर कर दिया। अब अगर कर्ज लिया तो गया कहां और क्यों लिया? नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। सामने से अगर कोई सवाल पूछेगा तो कहां से जवाब देंगे? 3 गुना कर्ज अगर ले लिया है आपने तो पैसा गया कहां? अगर पत्रकार पूछेगा, किसी में हिम्मत तो है नहीं, साले सबके सब जो है वो डाबर बन चुके हैं, लेकिन अगर किसी ने हिम्मत करके पूछता तो जवाब कहां है नरेंद्र मोदी के पास? तो अब सोचिए कि एक तरफ कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी, फिर भी कर्ज लिया नरेंद्र मोदी ने, काले धन को हाइड करके कर्ज लिया। तो इस हद तक ज्यादा ले लिया, मान लीजिए 10-70 साल में अगर 55 लाख लिए, अगर 25-50 लाख ले भी लिए होते तो इतना ही लेते तो भी मान समझ में आता। क्या भारत का विकास 3 गुना स्पीड से हुआ है? कहीं आपको दिख रहा है? गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, भूखमरी देश के हालात को आप देख रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लोगों की कमर टूट रही है, लोग अपने जमा पूंजी किए हुए पैसे को खा रहे हैं, कैसे ही जीवन बिता रहे हैं। अब आप बताइए, कहीं कोई राहत नहीं, चाहे महंगाई में हो चाहे गरीबी, किसी चीज में कोई राहत नहीं। ठीक है, फिर ये पैसे गए कहां? किसके पास गए? आए तो गए कहां? अब सीधा सा सवाल उठता है कि जहां नरेंद्र मोदी ने कर्ज, जहां ब्लैक मनी से 50% लेकर के जिस मद में खर्च किया नरेंद्र मोदी ने, उसी मद में ये 150 लाख करोड़ भी खर्च किया। वो मद क्या था? अब आप बताइए, वो जगह क्या थी? नरेंद्र मोदी ने, अब ये तो साफ हो गया, कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी, लिए कर्ज लिए तो खर्च नहीं किए, ये भी क्लियर है, क्योंकि जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारत में वैसे भी बहुत सी जो सब्सिडियां चल रही थी उसको काट करके और महंगाई बढ़ा करके नरेंद्र मोदी पैसे जीएसटी के जरिए और भी दूसरे माध्यमों से वसूला, जमकर वसूला, लोगों की कमर तोड़ दी झूठ, बेईमानी और महंगाई के चक्कर में। तो इसका मतलब खर्च की जो हो रहा है, जो थोड़ा बहुत आपको देश के लिए, देश चलाने के लिए नॉर्मली कुछ खर्च तो चाहिए ही, तो वो चल रहा है। यानी जो कर्ज में 150 लाख करोड़ लिया गया, वो भारत में कहीं किसी मद में खर्च नहीं किया गया है। क्लियर? अगर नहीं किया गया है तो गया कहां वो पैसा? सबसे बड़ा और बहुत भयानक सवाल है मेरे दोस्त। ये पैसा भारत से विदेशों में ट्रांसफर किया गया। विनोद अडानी जैसे, जिनके पास वो ब्लैक मनी का 50% मिला, वो जो भेज रखे थे, उन्हीं के पास यहां से नरेंद्र मोदी ने ये 150 लाख करोड़ का कर्ज जो लिया, थोड़ा बहुत खर्च किया होगा, बाकी एज इट इज वो ट्रांसफर फिर से वहीं ब्लैक मनी के रूप में, हवाला के जरिए, जो जिस भी माध्यम से विदेशों में ट्रांसफर कर दिया। राइट? अब उसका प्रयोग, चलिए अब आपका सवाल, ये अगला सवाल आपका होगा कि फिर इतना पैसा आया, जरूरत नहीं थी, लिया, लेकर के विदेशों में भेज दिया, यहां क्लियर हो गया। तो अब विदेशों से, फिर विदेशों में क्यों रखे हैं और विदेशों से कहां ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका आप पूछोगे। उसका भी उत्तर है मेरे दोस्त। भारत का एयरपोर्ट बिका, अडानी ने खरीदा। भारत का पोर्ट बिका, अडानी ने खरीदा। भारत में चाहे जितने भी प्रोजेक्ट काम के लिए निकले, सबको अडानी टेक ओवर कर लिया। भारत में रोड अडानी ने ले लिया। भारत का रेलवे अडानी के हवाले किया जा रहा है। भारत का एयरपोर्ट, पोर्ट अडानी को दे दिया गया है। और दूसरी कंपनियां, कोल, भेल वगैरह वगैरह, जो भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, LIC वगैरह, जो भी बेचा, सब अडानी को दे दिया। ठीक है, उधर से जितनी कंपनियां, इंस्टीट्यूशन जो भारत के थे, जिनको बेचना था, सबको नरेंद्र मोदी बेचे और वो अडानी को दिए। राइट? उसके बाद बिजली, सबका सब अडानी को दे दिया। बिजली, पानी, कोयला, सब जहां भी अडानी अडानी अडानी। जहां भी कुछ हो रहा है वो अडानी। अभी आपने देखा, मैंने बताया कि वो जहां मजदूर फंसे थे, 40-42 मजदूर अपने फंसे थे बेचारे, 70 मजदूर शायद, जो भी, वट एवर इट में भी,
अकाउंट्स में मैं गलत हो सकता हूं, तो वो भी अडानी का था, उस पर भी कोई जांच नहीं हुई, क्यों फंसे? अब उसको काम भी शुरू कर दिया गया फिर से। चलो अब आप देख लो, जो भी बनाया गया, जहां भी कुछ बनाया अडानी ने नहीं, पावर अडानी के पास था, कॉन्ट्रैक्ट अन टेंडर अडानी को मिला। बनाने के लिए छोटे मोटे टेंडरों ने, छोटे मोटे काम करने वालों ने लेकर के बनाया होगा, यह अलग बात है, लेकिन टोटल बिजनेस अडानी को गया। अडानी ने सीमेंट पर कब्जा कर लिया, भारत के ज्यादातर उत्पादन पे, तेल पे, ऑयल पे, कृषि फार्मिंग्स पे, फ्रूट्स पे, सब पे अडानी ने कब्जा कर लिया। भारत के अनाज पे, खाद पे, बीज पे, कृषि संयंत्रों पे, सब पे अडानी ने कब्जा कर लिया। किससे? पैसे से। वो पैसे कहां से आए? अडानी रिजर्व बैंक है क्या आपके? नोट छापता है, छाप करके जो चाहे कर लेता है? नहीं मेरे दोस्त, ये वही पैसे हैं जो 150 लाख करोड़ भारत ने कर्ज लिया। ये वही पैसे हैं जो भारत का काला धन विदेशों में था, उसका 50% मिला। ये वही पैसे हैं जो भारत के बाहर जो गुजराती चोर, सारे की बात नहीं कर रहा हूं, जो माफिया गुजराती चोर विदेशों में हैं, बसे हुए हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं, जिनके पास ये पैसे पहुंचाए गए, उसे अंडरग्राउंड तरीके से फॉल्स कंपनियां बनाकर, फेक कंपनियां बनाकर भारत में वही पैसे लाए गए और उसी पैसे से देश के सारे संसाधनों को खरीद करके मोडानी ने अपने नाम कर लिया। अडानी और मोदी ने मिलकर के ये खेल हुआ है भारत के साथ, और इसीलिए 150 लाख करोड़ का कर्ज भारत पे लादा गया है। हर आने वाले आपके बच्चे के ऊपर 1.5 लाख का कर्ज, हर आने वाले आपके बच्चे के ऊपर 1.5 लाख का कर्ज है, लगभग 1.5 लाख का कर्ज होगा, है, वो देना पड़ेगा। भले ही आप एक व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन हैं, मध्यवर्गीय हैं, स्मॉल वर्गीय हैं, जो भी वर्गीय हैं, जो भी हैं, भले ही आप 5 किलो अनाज की कतार में खड़े वो 80 करोड़ लोगों में से हैं, आपके बच्चों के ऊपर भी 1.5 लाख का कर्ज है। हर बच्चे पर, हर आदमी पर, हर महिला पर, हर माता भाई बहन पर, सब पर 1.5 लाख का कर्ज है। चुकाओ। गुज्जू भाई तो लेके खा गए, आपकी आने वाली पीढ़ी चुकाएगी, नहीं तो डिफॉल्टर हो जाएगी, देश डिफॉल्टर हो जाएगा। कहां जाएगा देश? आप अंदाजा लगा लो, आप सोचो। आपके हाथ में झुंझुना पकड़ाया जाएगा, आपको राम के नाम पर बहलाया जाएगा, फुसलाया जाएगा, भड़काया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, कोई इवेंट आपके सामने लाया जाएगा। हर इवेंट का मकसद यह होगा कि 150 लाख करोड़ कर्ज लेकर के नरेंद्र मोदी ने क्या किया, यह मत पूछो। काला धन, जिसको यही चड्ढी गैंग, भगवा गैंग 400 लाख करोड़ की बताया करते थे, वो पैसा कहां गया, यह मत पूछो। देश को बेच करके जो पैसा, लोगों की कमर तोड़कर महंगाई से वसूल करके जो पैसा जीएसटी के नाम पर हर चीज पर वसूला गया आपसे, वो पैसा कहां गया, ये मत पूछो। इसके लिए क्या करो? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम आपके लिए करते रहो। खैर, अब तो मैंने कहा कि मतलब जिस ढंग से जो जितनी धांधलीबाजी, जितनी धोखेबाजी, जितनी घपलेबाजी, जितनी ड्रामेबाजी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसका चाहे जो भी परिणाम हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी अब अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जितनी साजिशें करना है कर लें, जितने ड्रामे करना है कर लें, जो भी करना है कर लें, चुनाव आयोग को अपनी जेब में डाल लें, जिस संस्था को चाहें लगा दें, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि देश जानता है और देश जान चुका है। देश नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दे रहा है, जबरदस्ती चुनाव आयोग से और ईवीएम से वोट हासिल कर रहे हैं, सत्ता पर काबिज हैं। कुछ होने वाला नहीं है। कितने दिन तक? हर चीज का एक, हर अन्याय का एक, हर अंत होता है, वो अंत होगा। मेरे दोस्त, मैंने अपने तरीके से जो आपको बताया, कर्ज नहीं, जरूरत नहीं थी, और कर्ज अगर लिया तो क्यों लिया, और अगर कर्ज लिया तो गया कहां, तीनों बातें आपको मैंने साफ तरीके से एकदम देसी भाषा में समझा दिया। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो बस इतनी सी मेहरबानी है कि दूसरों को भी इसे शेयर करें, पहुंचाएं। मैं कभी राइट्स, क्या कहते हैं, कॉपीराइट्स क्लेम कहीं नहीं करता।
आपको अच्छा लगे तो सीधे ही आप किसी को इसे जहां चाहें यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, जिस भी माध्यम से हो, जैसे भी हो। मेरे दोस्त, आप हमेशा हमारी बातों को सुन रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लाइक और कमेंट भी अच्छे आपके आ रहे हैं, आपके रिस्पांस अच्छे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते नए साल का, आज नया साल का पहला दिन है, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभ कामनाएं, जबकि कुछ भी शुभ होने वाला नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठे हैं, इस देश के आम आदमी को मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो मिल रहा है और वो लोग खुशी खुशी ले रहे हैं, लेते रहें। खुशी तो नहीं मिलेगी, शुभ तो नहीं होगा और नहीं हो रहा है, इस पर भी मैं बोल चुका हूं और ये नरेंद्र मोदी ही कह चुके हैं। सगुन अपसगुन, नसीब वाला बदनसीब वाला। और मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा अपसगुन और नरेंद्र मोदी से ज्यादा बदनसीब वाला इस देश पर कोई होगा या इससे पहले कभी आया होगा, क्योंकि इतने बुरे दिन तो कभी भारत ने नहीं देखा था जो आज देख रहा है। जबरदस्ती लोगों से अमृतकाल की बात करवाई जा रही है, राम राज्य के सपने दिखाए जा रहे हैं। 100 साल या 1000 साल आगे क्या होगा, उसके सपने आपको दिखाकर आपसे आज छीना जा रहा है। आज आपके हाथों में बस 5 किलो अनाज का कटोरा थमा दिया गया है। वो लेकर के कितने दिन तक, कब तक आप जी पाएंगे, संतोष करेंगे, ये आपके धैर्य की परीक्षा है। और एक ना एक दिन तो टूटेगा ये धैर्य भी। नमस्ते।